तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। ये हमारा बीपीएससी टेस्ट पेपर भी गोइंग ऑन है, लेकिन मैंने बीच में भी आपका जो यूपीपी का है नोटिफिकेशन आया था तो मैं उसके भी पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। तो साथ में बीपीएससी भी चलता रहेगा, क्योंकि बीपीएससी की भी टाइमिंग लगभग यूपीपीएससी के आसपास है। उसे मतलब 10-15 दिन आगे पीछे कुछ समथिंग हो सकता है। तो चलो इसको देख लेते हैं। ये टेस्ट नंबर हमारा 4 है, और जैसा कि बीपीएससी में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आती है तो ये उसी का टेस्ट नंबर है, फुल टेस्ट है। इसके बाद में हमारा 5th नंबर रहेगा, जो आपका बायोलॉजी और एनवायरनमेंट से संबंधित रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। फिलहाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थिति में मानव शरीर के लिए तापमान की सीमा क्या है। ऑप्शन ए 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 32 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 30 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर अपना आंसर दीजिए कि इसमें से क्या होगा। सामान्य परिस्थिति में मानव शरीर के लिए तापमान की क्या सीमा होनी चाहिए। तो अगर देखो, हम जब पढ़ते हैं बुक में देखते हैं तो क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का जो तापमान है वो सामान्यतः हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस्मड किस उद्योग में प्राप्त एक अवशिष्ट उपोत्पाद है। ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल, बी चीनी, सी कोयला, एंड डी स्टील। तो आपको यहाँ पर बताना है, पेस्मेड की बात हो रही है। पेस्मेड की बात करें अगर, तो ये चीनी उद्योग में प्राप्त एक अवशिष्ट उपोत्पाद है, और यहाँ बताया गया है कि क्यों। तो ये क्यों है तो उसके बारे में डिटेल आपको चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि आपका गन्ना प्रसंस्करण किया जाता है तो पेस्मेड चीनी मिलों में गन्ने के रस की निस्पंदन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है, और गन्ने को कुचलने के बाद अशुद्धियों को दूर करने के लिए रस को साफ किया जाता है। ठीक है, तो अब इसलिए जब चीनी उद्योग से संबंधित है तो ऐसा ही कुछ होना होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बी हो जाएगा चीनी। ठीक है, किस उद्योग प्राप्त एक अवशिष्ट उपोत्पाद है, तो ये आपका चीनी इंडस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो कोई एक बात याद रखना, इस टेस्ट सीरीज़ में ना करंट भी इंक्लूड है। अगर आपको लग रहा है तो मैं अभी आपको एक पेपर सॉल्व कराऊंगी, देखना उसमें जो आपके ईरान के राष्ट्रपति का देहांत हुआ तो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। आप देख लो, करंट के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। ऐसा मत सोचना कि ये केवल मतलब प्रॉपरली जीएस ही है, इसमें करंट भी इंक्लूड है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बात करें कि ऐसा करने वाला कौन सा देश है, तो देखो, न्यूजीलैंड ने 2023 में डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ ई सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लागू किया है, और इस निर्णय का उद्देश्य युवाओं में वेपिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना और इन उपकरणों के निपटान के बारे में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी दूर करना है। तो ठीक है, कौन सा देश बन गया हमारा, तो ये बन गया है न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, रूस अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए पहला परिचालन क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने वाला पहला देश था। सेकंड, क्रायोजेनिक इंजन विशेष रूप से अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पेलोड लॉन्च करने के लिए कुशल है। थर्ड, यह प्रणोदन के लिए बेहद कम तापमान का उपयोग करता है। फोर्थ, यह द्रवीकृत गैसों आमतौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करता है जो वजन को अधिक जोर देते हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है। ठीक है, अब ये हमारे ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी और डी। अब ये ऑप्शन लेकिन यूपीएससी के हिसाब से डिज़ाइन किए गए, तो आपको सारे ऑप्शन जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे आप कैसे जानेंगे कि केवल 3, ये 3 कैसे, केवल 2, तो 2 में कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना। तो ये ज़रूर ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते समय। देखो, आपका उत्तर सी कह रहे हैं केवल 3 मतलब रूस अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए पहला परिचालन क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने वाला पहला देश था। तो ये कथन सही है हमारा। ठीक है, कह रहे हैं कि ये कथन आपका यहाँ पर सही है, और विचार करने के लिए बोला है, और कितने कथन सही है ये भी बताया है। ठीक है, ये भी मतलब पूछा है, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें इसमें पढ़ना होगा, फिर जाके आपका क्लियर होगा। आंसर सी है, लेकिन क्यों सही है सी, तो इसको आप देखिएगा पीडीएफ में। ठीक है, नेक्स्ट है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह उन खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जो उपभोग से पहले न्यूनतम प्रसंस्करण से गुजरते हैं। सेकेंड,
ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें केवल प्राकृतिक अवयवों से संशोधित किया जाता है। देखिए ये लिखा है संसाधित किया जाता है। थर्ड मतलब सी, यह उन खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जो कई प्रसंस्करण चरणों से गुजरते हैं और अक्सर उनमें योजक होते हैं। एंड डी कह रहे ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो केवल घर पर ही तैयार किए जाते हैं। तो हमें बताना है कह रहे कितने मतलब इतने में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। तो यहाँ पर सी कह रहे हैं कि यह उन खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है जो कई प्रसंस्करण चरणों से गुजरते हैं और अक्सर उनमें योजक होते हैं। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक। बी खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक। सी पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई। एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई होप कि आप इसमें गेस कर पा रहे होंगे। देखिए जब हम बात करते हैं तो पारसेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई। पारसेक पैरालैक्टिक सेकंड यह वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय इकाई के बराबर चाप 1 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष। खगोलीय इकाई या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है और एक खगोलीय इकाई है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित पर विचार करें। और ये कथन है, कथन कारण का इस तरीके से डिजाइन किया है। सरल लोलक की गति दोलन गति का एक उदाहरण है। कारण किसी पिंड की किसी निश्चित रेखा या बिंदु के चारों ओर इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाती है। तो अब इन्होंने कहा कि सही उत्तर का चयन करें। उत्तर हमारा उसी तरीके से कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी कथन और कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। सी कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। और डी कथन और कारण दोनों ही गलत है, मतलब वैसे ही डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यानी कि जो सरल लोलक की गति दोलन गति का एक उदाहरण है। किसी पिंड की किसी निश्चित रेखा या बिंदु के चारों ओर इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाती है। तो ये आपका सही है। इसके साथ में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखते जाएंगे। जो फ्रेंड्स हमारे इंग्लिश मीडियम से जुड़े हैं तो वो भी इसको देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। हमने फर्स्ट से भी स्टार्ट किया इस पेपर को। ठीक है, आप ऐसे देखते चलो, वीडियो को बीच में पॉज कर लेना। जब हम आंसर भेजते हैं PDF के तो हम पूरा ही भेजते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये ऐसे समझ में भी आ जाएगा सामने से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक नैदानिक उपकरण में एक लंबी संकीर्ण समान कांच की ट्यूब होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। इस बल्ब में पारा होता है और बल्ब के बाहर पारे का एक छोटा चमकता हुआ धागा देखा जा सकता है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस उपकरण यंत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए क्लिनिकल थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी रिमोट सेंसर या डी थियोडोलाइट्स। ठीक है, तो अब बताना है आपको कि इसमें से क्या सही होना चाहिए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। देखो हमारा इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा कि हमारे शरीर के तापमान को मापने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर में एक लंबी संकीर्ण समान ग्लास ट्यूब होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा है और इस बल्ब में पारा होता है। बल्ब के बाहर पारे का एक छोटा चमकता हुआ धागा देखा जा सकता है। तो थर्मामीटर में हम जिस पैमाने का उपयोग करते हैं वह सेल्सियस स्केल है, जिसे मतलब सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। फिर कथन कारण का क्वेश्चन है। किसी वस्तु का वेग बदल सकता है भले ही वह एक समान गति से चल रही हो। कारण गति की दिशा में परिवर्तन से किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो सकता है। सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो ऑप्शन सेम वही दिए गए हैं जो एज यूजुअल हमने क्वेश्चन में आगे देखे हैं। तो अगर आंसर की बात करें तो एक समान गति से चलने पर भी किसी वस्तु का वेग बदल सकता है। सदिश राशियाँ परिमाण और दिशा दोनों को बदलकर परिवर्तित की जा सकती हैं। तो ऑप्शन ए है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, गति की दिशा में परिवर्तन से किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो सकता है। किसी वस्तु का वेग बदल सकता है भले ही वह एक समान गति से चल रहा हो। तो दोनों ही आपके यहाँ सही हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक बस A से B तक एक समान गति V1 से चलती है और एक समान गति V2 से वापस A पर लौटती है। इसकी औसत गति है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए। A _ में V1 - V2, B V1 - V2 अपॉन V1 + V2, C V1 - V2 अपॉन 2 एंड D 2V1 × V2 अपॉन V1 + V2। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर इसका निकलेगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया है। तो
तो अगर औसत गति कुल तय की गई दूरी अपान कुल लिया गया समय से हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, देखना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक समान गति से सीधी रेखा में घूम रहे एक कण के लिए वेग समय ग्राफ का स्लोप होता है। ऑप्शन ए इसका औसत वेग, बी इसका शुद्ध त्वरण, सी इसका शुद्ध विस्थापन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्योंकि साइंस के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको साइंस वाले तो उस तरीके की जो शब्दावली है मिलेगी ही। हम इसकी अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, एक समान गति से सीधी रेखा में घूम रहे कण के लिए वेग समय ग्राफ का ढलान शुद्ध त्वरण देता है और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका शुद्ध त्वरण। ठीक है, ग्राफ का स्लोप देता है तो इसका शुद्ध त्वरण। चलें आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 2 सेकंड के बाद गेंद का वेग होगा। ठीक है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इस तरीके से दिया है। ऑप्शन है ए 15 मीटर प्रति सेकंड, बी 20 मीटर प्रति सेकंड, सी 5 मीटर प्रति सेकंड, या डी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, या आप वीडियो को रोक करके पहले अपना आंसर निकाल लीजिए। इन केस मैं आपको बताती हूँ कि कोई आंसर अगर गलत प्रिंट है तो आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा। प्लस ज़्यादातर लोग गूगल ही यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास भी अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं तो मैं गूगल देखती हूँ, पर कुछ चीज़ें जैसे करंट की हैं, लेटेस्ट है, तो गूगल में अपडेटेड नहीं रहती। तो अगर आपके पास कोई जो सोर्स है तो उसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि छापने वाले की ह्यूमन एरर हो सकती है। मैं भी वेग में फ्लो में बताती चली जा रही हूँ, तो मे बी कि मेरी भी गलती हो सकती है, तो इसलिए इस चीज़ को समझते चलिएगा। इसकी अगर हम बात करें प्रारंभिक वेग बराबर निकालेंगे तो हमारा जो आंसर निकलेगा 12 नंबर का, वो निकलेगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पिंड की एक समान वृत्तीय गति होती है। ऑप्शन है सरल आवर्त और आवधिक गति, बी सरल आवर्त गति लेकिन आवधिक नहीं, सी आवधिक गति लेकिन सरल आवर्त गति नहीं, एंड डी ना तो सरल आवर्त गति और ना ही आवधिक गति। तो पिंड की एक समान वृत्तीय गति होती है, क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति में पिंड एक नियमित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है लेकिन एक निश्चित बिंदु के चारों ओर दोलन नहीं करता। तो पिंड की गति आवधिक है लेकिन सरल आवर्त गति नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि आवधिक गति लेकिन सरल आवर्त गति नहीं। ओके, चलें। कह रहे हैं कि रोलर कोस्टर की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है एक समान वृत्तीय गति, बी असमान वृत्तीय गति, सी दोलन गति, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है हमें यहाँ पर। देखिए, बात करें अगर यहाँ पर रोलर कोस्टर की, तो रोलर कोस्टर की गति असमान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। असमान वृत्तीय गति किसी वस्तु की गति एक वृत्त के अनुदिश होती है लेकिन वस्तु की गति समान नहीं होती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा दोलन गति। ठीक है, चलिए देखिए, इसको भी आप देखते जाइएगा, मिस नहीं कीजिएगा अगर जिसको ज़रूरत है। एंड बहुत सारे बच्चे ज़रूरतमंद होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ बाय नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं सकते, तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर कर दो ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने प्रैक्टिस करते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी की पूरी। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि बल की भौतिक स्वतंत्रता से संबंधित ऑप्शन है न्यूटन के गति का पहला नियम, बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम, या डी उपरोक्त सभी। तो अब सिंपल है, बहुत बार आपने सॉल्व किया होगा। न्यूटन की गति का पहला नियम बल की भौतिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यदि किसी पिंड पर कोई शुद्ध बल कार्य नहीं करता तब वस्तु का वेग नहीं बदल सकता, अर्थात वस्तु गति नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट है कि पिंड लिफ्ट के फर्श से उठेगा और लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा जब। तो अब जब क्या होगा उसके बाद में वो बताना है। तो ऑप्शन है लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही हो, बी लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर त्वरण के साथ नीचे की ओर तेजी से बढ़ रही हो, सी लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक त्वरण के साथ नीचे की ओर तेजी से बढ़ रही हो, एंड डी लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही हो। ये थोड़े से अलग टाइप के लग रहे हैं क्योंकि साइंस की शब्दावली है, तो इसको पहले आराम से जब पढ़ोगे, पीडीएफ देखोगे तो फिर आपको सही से समझ में आएगा। एक बार में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर वही ऊपर नीचे हैं ऑप्शन उसके। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखना, ये पहला बीपीएससी का टेस्ट पेपर नहीं है जो मैं इस चैनल पे डाल रही हूँ। @resource UPPSC पे आपके 1 नंबर से बीपीएससी के पेपर पड़े हुए हैं। और अगर यूपी पीसीएस के आप हैं मतलब तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस के आपके बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, जीएस के भी बहुत सारे हैं, करंट के भी हैं। ठीक है, तो आप जो भी हैं उसको देख के उस हिसाब से अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद में
ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम से क्या होगा कि आपको PDF भी मिलती जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कि पैडल चलाते समय साइकिल पर लगने वाला घर्षण बल होता है या घर्षण बल है। तो ऑप्शन ए पिछले टायर पर आगे की दिशा में होगा, बी अगले टायर पर पीछे की दिशा में होगा, सी दोनों ए और बी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मतलब चलाते ही हैं, साइंस का है क्वेश्चन, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे क्योंकि पिछले टायर पर आगे की दिशा में होगा और अगले टायर पर पीछे की दिशा में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला त्वरण अधिकतम होगा डैश। ऑप्शन ए चरम स्थिति पर यानी एक्सट्रीम पोजीशन, बी मध्य स्थिति पर, सी किसी भी स्थिति पर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्सीलरेटर एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी मैक्सिमम एट, ये बोल रहे हैं। तो सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला त्वरण चरम स्थितियों पर अधिकतम होगा। तो क्या हो जाएगा, चरम स्थिति पर अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही ऑप्शन है। या बॉब के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी या गुरुत्वाकर्षण नियम गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है, सी या लोलक की लंबाई से स्वतंत्र है, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सा सही होगा। तो सरल लोलक की आवर्तकाल गुरुत्वाकर्षण त्वरण और लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। सरल लोलक की आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान और लोलक के विस्थापन से स्वतंत्र होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनका कहना है, क्वेश्चन में हमारे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। ऑप्शन ए नैनो प्रौद्योगिकी द्वारा लक्षित दवा वितरण संभव बनाया गया है। सेकेंड, नैनो प्रौद्योगिकी की जीन थेरेपी में काफ़ी हद तक योगदान दे सकती है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना। उत्तर है हमारा ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो आपके दोनों ही सही होने चाहिए क्योंकि नैनो प्रौद्योगिकी का बहुत उपयोग बढ़ गया है आज के ज़माने में। और नैनो प्रौद्योगिकी आपकी जीन थेरेपी में काफ़ी हद तक योगदान दे सकती है और बहुत सारे क्षेत्रों में दे रही है। कृषि में भी इसका बहुत योगदान है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के साथ हो सकता है। ऑप्शन ए ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्पादन, बी ध्वनि का उत्पादन, सी कोई गैस बन सकती है या डी रंग में बदलाव हो सकता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन है हमारा ए केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ या डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, रासायनिक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नए उत्पादों के अलावा निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो डी ऑप्शन आपका है, यानी कि ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इनको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपके क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व हुए हैं। तो हमने 21 नंबर तक देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि 30 डिग्री नॉर्थ का मतलब 30 N का, नॉर्थ नहीं भी तो, का बल 4 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करता है यदि कुल विस्थापन 2.5 मीटर है और लगाए गए बल की दिशा में है, तो किए गए कार्य की मात्रा क्या है। ऑप्शन है 75 J या जूल, और बी 65 J, सी 300 J या डी 10 J। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में हम, तो बल द्वारा किया गया कार्य लगाए गए बल और बल की रेखा में विस्थापन का गुणनफल होता है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 75 J या जूल। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, पीने के पानी के शुद्धिकरण की रासायनिक प्रक्रिया को क्लोरीनीकरण कहा जाता है। सेकेंड, गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो हमें बताना है कि क्या 23 में दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं क्योंकि पीने के पानी के शुद्धिकरण की रासायनिक प्रक्रिया वही क्लोरीनीकरण होती है और क्लोरीनीकरण वास्तव में पीने के पानी के शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि है। ठीक है, एंड सेकेंड भी आपका ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का सही हो जाता है आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक आदमी अपने सिर पर m द्रव्यमान का एक पिंड लेकर समतल सड़क पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चल रहा है और इस दौरान कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो कथन है हमारा ए ऑप्शन ए सही, बी गलत, सी आंशिक रूप से सही, एंड डी अपर्याप्त आंकड़े। तो लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है।
इसलिए किया गया कार्य शून्य है। तो ए कह रहे हैं आपका यहाँ पर कि जो आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सही। ठीक है, बात करें तो यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो पिंड की मूल गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, यह प्रारंभिक मूल्य का आधा हो जाएगा। बी, यह प्रारंभिक मूल्य का दोगुना हो जाएगा। सी, यह प्रारंभिक मूल्य का 4 गुना हो जाएगा। और डी, गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या हो जाएगा। बात करेंगे तो यह प्रारंभिक मूल्य का 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो उसको सॉल्व करने से आ जाएगा। ठीक है, हम बात करें क्वेश्चन की तो कह रहे कार की गति v से 2v तक बदलती है तो त्वरण की इस प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य है डैश। ऑप्शन है, इसे विराम से v तक तेज करने के लिए किए गए कार्य के समान। बी, इसे विराम से v तक तेज करने पर किए गए कार्य से दोगुना हो जाएगा। सी, इसे विराम से v तक तेज करने पर किए गए कार्य का 3 गुना हो जाएगा। एंड डी, इसे विराम से v तक तेज करने पर किए गए कार्य से कम। देख लेते हैं, कार्य का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, जब वस्तु को नीचे किया जाता है तो वस्तु को नीचे करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नकारात्मक होता है। सेकेंड, कार्य तब माना जाता है जब कोई बल किसी पिंड को उसके अनुप्रयोग की दिशा में विस्थापित कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर देखो गलत है तो ध्यान देना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो बात करेंगे तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है। ऑप्शन है क्षेत्रफल का नियम, बी संवेग का सिद्धांत, सी कोणीय गति का सिद्धांत, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कोणीय जो केपलर का दूसरा नियम है वो कोणीय गति के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, और केपलर के दूसरे नियम का क्षेत्रफल का नियम भी, मतलब दूसरे नियम को क्षेत्रफल का नियम भी हम लोग कहते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि केपलर का दूसरा नियम बताता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है। तो सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फिलहाल 22 से सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, आप इनको देखते चलें जो भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते जाओगे तो आपको इसका भी फ़ायदा मिलता जाएगा। बाकी खूब शेयर करें वीडियो को, जो भी नीडी पीपल हैं, जो मतलब नहीं खरीद सकते, बच्चे स्टूडेंट जो भी हैं, क्योंकि हर कोई टेस्ट सीरीज़ 1000 और 700 की नहीं खरीद सकते, तो वो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको आप देख लो। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर समान है। बी, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे कम होता है। सी, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव से भूमध्य रेखा तक बढ़ता है। एंड डी, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो देखो ये मतलब बहुत सिंपल है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव से भूमध्य रेखा तक बढ़ता है, मतलब ध्रुवों पर सबसे कम होता है। और जैसे आप ध्रुवों से, ध्रुव कैसे किसको बोलते हैं, और ध्रुव से भूमध्य रेखा तक बढ़ता है, ये ऐसे हमारी पृथ्वी होती है, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं ना। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है। तो जब ये भूमध्य रेखा से आप इधर ऐसे चलेंगे ना ध्रुवों के, क्योंकि ये पोलर होते हैं ना, साउथ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसे ही पृथ्वी जो ज्योग्राफी बताते हैं तो ऐसे सर बताते हैं ना। तो ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये 0 डिग्री है। तो जब आप इधर से ऐसे ऐसे चलेंगे तो इधर को मान बढ़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा डी ऑप्शन की गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो यानी भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों की ओर ये बढ़ता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई कन्फ्यूजन। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हुई हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। ऑप्शन है, वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं। बी, वे पानी और भोजन में नहीं मिलते हैं। सी, उनमें कोई जैव रासायनिक संश्लेषण गतिविधि नहीं होती है। एंड डी, वे मनुष्यों के लिए हानि रहित है। प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हुई, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इनको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर है जो आमतौर पर गैर बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें समय के साथ बैक्टीरिया या कवक जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा नहीं जाता। जैसे कोई पेड़ गिरता है, वो मिट्टी में सड़ता है, फिर हमें लगता है कि सड़ के ख़त्म हो गया, लेकिन वो केवल गिर के मिट्टी पे सड़ के ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो उसे कुतर कुतर के ख़त्म करते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। यानी वो मिट्टी में मिल जाता है, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ज़्यादा का नुकसान होता ही नहीं। प्लास्टिक लेकिन ऐसी नहीं है कि उसको कुतर कुतर के कोई मिट्टी में मिलाने चाहें, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु जो भी होते हैं तो वो मिला सके, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ए है कि वे, कौन सा कथन सही है।
तो यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा कि वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4% बढ़ जाए तो पलायन वेग में होता है। ऑप्शन ए बी 2% या 2% की वृद्धि, बी 2% की कमी, सी 4% की वृद्धि, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो पलायन वेग किसी वस्तु द्वारा ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि जब कोई पिंड किसी टावर से गिरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए केवल पृथ्वी ही पिंड को आकर्षित करती है, बी केवल पिंड ही पृथ्वी को आकर्षित करता है, सी पिंड और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एंड डी पिंड और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बताना कि कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर। तो पिंड और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 60 N है तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार होगा। ऑप्शन है 60 N, बी 0 N, एंड सी 360 N, एंड डी 260 N। तो देखना होगा कि क्या होगा। तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है G=G/6। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 360 N। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ साइन दिए गए हैं, उनको आप देख लेना। फर्स्ट ये साइन दिया, फर्स्ट 5, 15 और 20 का उपयोग करके प्राप्त सबसे बड़ा प्रतिरोध है। तो ये आपके ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें फिलहाल यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है। तो ये साइंस का ही क्वेश्चन है। तो श्रृंखला संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है और इसका मान नेटवर्क के सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से अधिक होगा। समतुल्य प्रतिरोध बराबर अगर बात करें तो आंसर आपका ए हो जाएगा 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच 4C आवेश को स्थानांतरित करने में 28 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है। ऑप्शन है 28 वोल्ट, बी 14 वोल्ट, सी 7 वोल्ट, या डी 4 वोल्ट। ठीक है। 36 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो बात करेंगे तो एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा को दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है। और विभवांतर बराबर आपका होता है किया गया कार्य अपान आवेश। तो बराबर 28/4 करेंगे तो 7 वोल्ट आपका यहाँ पर आंसर निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कहना है इनका कि श्रृंखलन से तात्पर्य किसी तत्व के परमाणुओं की आपस में जुड़ने और श्रृंखला या वलय बनाने की क्षमता से है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक श्रृंखलन गुण होते हैं या गुण हैं। ऑप्शन है सिलिकॉन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, या डी ऑक्सीजन। ये हमें बताना होगा। तो कार्बन में सबसे अधिक श्रृंखलन गुण होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट है कि 3C का एक आवेश एक विद्युत परिपथ में 2 सेकंड में घूमता है। परिपथ में कौन सा विद्युत उपकरण मौजूद होने पर करंट दिखाएगा। ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर 1.5 एम्पियर का करंट दिखाएगा, बी वोल्ट मीटर 2.5 एम्पियर का करंट दिखाएगा, सी एमीटर 1.5 एम्पियर का करंट दिखाएगा, एंड डी रियोस्टेट 2.5 एम्पियर का करंट दिखाएगा। तो अब बताना है 38 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा ये सही है। देखो जब बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन की, तो अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और अमीटर हमेशा श्रृंखला में जुड़ा होता है और इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो इस तरीके से एमीटर आपका हो जाएगा 1.5 एम्पियर का करंट दिखाएगा। ओके, तो इनको भी हम देखते चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये आपका है। चलिए हम 38 तक पहुंच गए हैं फिलहाल। नेक्स्ट है कि यदि विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऑप्शन है मूल राशि का 1/4, बी मूल राशि का 2 गुना, सी मूल राशि का 4 गुना। तो हमें बताना है ऑप्शन ए मूल राशि का 1/4, बी मूल राशि का 2 गुना, सी मूल राशि का 4 गुना, या डी मूल राशि का आधा। तो यहाँ पर देखना है अवरोधक में उत्पन्न ऊष्मा सीधे विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है, जिसके लिए प्रतिरोधक के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है। तो ये हो जाएगा मूल राशि का 1/4। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। अब ये कथन कारण का है। कथन कह रहे हैं कि टिन और शीशे की मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। कारण कह रहे हैं कि टिन और शीशा की मिश्र धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। तो सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, उत्तर हमारे वही एज यूजुअल होते हैं जो बताए जाते हैं। तो बात करेंगे तो यहाँ पर फिलहाल आपका कथन तो सत्य है लेकिन कारण गलत है। क्यों गलत है,
क्योंकि फ्यूज परिपथ में धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, फ्यूज धारा के तापन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है और फ्यूज तार टिन और शीशे से बना होता है। जो ये कह रहे हैं कि फ्यूज तार का गलनांक, इन्होंने कहा कि गलनांक बहुत अधिक होता है, नहीं, गलनांक उसका कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी कि कारण तो गलत है पर कथन सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक 1.5 किलोवाट विद्युत आयरन का उपयोग प्रतिदिन 6 घंटे किया जाता है। विद्युत आयरन द्वारा 10 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाती है? ऑप्शन है 9 यूनिट, बी 90 यूनिट, सी 0.9 यूनिट या डी 900 यूनिट। ठीक है, तो ये बताना है कि कितनी यूनिट विद्युत की खपत की जाती है। देखो, बात करेंगे खपत ऊर्जा की, तो आपका 90 यूनिट यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस ईस्ट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैंडिडा एल्बिकेंस, बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, सी कैंडिडा स्लोफी एंड डी ल्यूकोस्पोरिडियम फ्रिगडम। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो आप देख लेना अच्छे से। बात करेंगे तो कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही है, यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए जिस ईस्ट का उपयोग किया जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग और घरों से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन का कारण बनते हैं? ऑप्शन है क्लोरीन और एल्ड्रीन, बी पारा और नाइट्रेट, सी नाइट्रेट और फास्फेट या डी फास्फेट और अमोनियम। तो बात करेंगे तो उद्योग और घरों से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषक सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन का कारण बनते हैं नाइट्रेट और फास्फेट। तो नाइट्रेट और फास्फेट जो हैं ये आपके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत सारी और चीज़ें दी गई हैं कि इसके अतिरिक्त पोषक तत्व तो शैवाल और जलीय पौधों की तीव्र वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, जिससे शैवाल खिलते हैं और घनी वनस्पति बनती है। जैसे जैसे शैवाल और पौधे मरते और विघटित होते हैं तो पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि यही लोग ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे नुकसान भी हैं जो इसमें डिटेल से दिए गए, तो आप अच्छे से इनको पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु से 2A की धारा पास करती है, 32 सेकंड में तंतु के क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब ये ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें बताना होगा कि इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो 4 × 10⁻20 हो जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा तो उसको अच्छे से आप PDF में देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कह रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म का गुण कुछ सामग्रियों, विशेष रूप से धातुओं को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मजबूत और स्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक फेरोमैग्नेटिक सामग्री नहीं है? ऑप्शन है कोबाल्ट, बी सिल्वर, सी आयरन एंड डी निकेल। तो अगर बात करें यहाँ पर तो बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि सिल्वर। ठीक है। सूचीबद्ध धातुओं में से सिल्वर Ag एक फेरोमैग्नेटिक सामग्री नहीं है। ठीक है।